नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 10 पर डिस्कशन करेंगे और हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट अभी चल रहा है। और आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के तहत दक्षिण भारत का जो इतिहास है संगम काल का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो विजयालय के द्वारा। विजयालय ही इसके संस्थापक थे, जो चोल साम्राज्य था इसका। ठीक है। और विजयालय के बारे में ये याद रखिएगा कि ये पहले पल्लवों के सामंती थे, उन्हीं के अधीन ये रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद का अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसे चोल साम्राज्य कहा गया। नेक्स्ट, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये बृहदेश्वर जो एक मंदिर है, वहाँ पर मिला है नंदी की मूर्ति। ठीक है। और ये कहाँ पर? ये तंजौर में। ठीक है। और ये जो मंदिर है, ये जो नंदी की मूर्ति मिली है, ये शैव मंदिर है, मतलब शिव का ये मंदिर है ये। और ये राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। और इसके बारे में और भी याद रखिए कि भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा है ये और लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। कल मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो भी आपको मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली के मिलेंगे। ठीक है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति है। एकाश में का अर्थ है कि एक ही पत्थर से यह मूर्ति बनाई गई है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है। चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी मुख्य रूप से 3 मानी जाती है। पहला तंजौर, दूसरा गंगई कोंडचोलपुरम, और तीसरा जो संगम काल में बना था उरैयूर। ठीक है। हो सकता है कि मेरे उच्चारण में कोई दिक्कत हो, क्योंकि थोड़े जटिल नाम है। ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। और संगम काल में उरैयूर इसकी राजधानी थी चोल की। ठीक है। ऐसे जनरली ऑप्शन में आपको तंजौर मिल जाएगा। नेक्स्ट, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो जो चोल थे उनका जो मेनली जो भाग था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग थे। कोरोमंडल तट, जैसा कि हम सब पढ़े हैं ज्योग्राफी में, ये जो मुख्यतः जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उस एरिया में ये आता है। और मैंने मैप के द्वारा दर्शा दिया है कि जो संगम प्रदेश है, तमिल प्रदेश, उसमें 3 हम लोग शासकों के बारे में, वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 है। कौन? पहला चोल, तीसरा पांड्य और तीसरा चेर। तो मैंने क्षेत्र दिखा दिया है कि मुख्यतः जो तमिलनाडु वाला जो भाग है वहाँ पर चोल पाए जाते थे, और पांड्य का जो क्षेत्र था मुख्यतः वो केरल का क्षेत्र था। ठीक है। और जो चेर वाला जो क्षेत्र था वो आपका कुछ कर्नाटक का क्षेत्र आ जाएगा, उसमें पुदुचेरी का क्षेत्र, और कुछ तमिलनाडु का। तो ये पूरी तरह से बांटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैप के द्वारा मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। और ये मैप आप ध्यान में रखिएगा तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल के बारे में अगर कुछ विशेषता पूछी जाए तो पहला उनकी विशेषता है कि ग्राम पंचायत। ठीक है। इनकी जो ग्राम पंचायत थी काफ़ी सशक्त थी। चोलों के अधीन ग्राम पंचायत के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों से मिले हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेरूर। ये उत्तर मेरूर याद रखिएगा, अभिलेख काफ़ी इनका फेमस है। यहीं से ग्राम पंचायत और जो भी इनके प्रशासन से संबंधित जानकारी है इसी अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। यह किस तरह का है? तो चतुर्भुज है ये। ठीक है। और नटराज की जो मूर्ति है ये किस है? शिव की। और किस चीज़ से बनाई गई है? तो कांस्य की। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इनका स्थापत्य कला का एक बेहतर नमूना माना जाता है नटराज की कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट, 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? ये कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। और कुलोत्तुंग जो था ये चोल शासक था। और ये कब भेजा था ये? तो 1077 ईस्वी में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। चोल के बारे में ग्राम पंचायत और इनका नौसेना जो थी काफ़ी फेमस थी। तो विशेषता में इनकी याद रखिएगा, नौसेना शक्ति और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। चोल झील का अर्थ यह हो कि पूरी तरह से इसने बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इसके बारे में हम लोग पूरी व्याख्या देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजेंद्र प्रथम
ऐसा माना जाता है कि जो चोल का वास्तविक जो संस्थापक था, इसका पूर्ण विस्तार देने वाला, वो राजेंद्र प्रथम ही था। ये काफ़ी प्रतापी राजा था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का योगतम पुत्र था। ये किसका पुत्र था? राजराज प्रथम का। ठीक है। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये काफ़ी प्रतापी राजा था ये। और 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप उस समय श्रीलंका को कहा जाता था, ठीक है, को जीत लिया था। वह राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया था। उसने उत्तर भारत के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। देखिए, जितना भी मैं डिस्कशन करूंगा हर एक से क्वेश्चन एराइज होगा, हर एक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसने किसको पराजित किया था? तो महिपाल को। महिपाल कौन थे? पाल शासक थे। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। महिपाल को हराने के बाद कौन सी उपाधि उसने धारण की थी? तो गंगई कोंड का। इसके बाद है कि तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी की भी स्थापना किया था। ठीक है। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण किया था। चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी इसी ने कराया था, राजेंद्र प्रथम ने भी। ठीक है। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? देखिए, यहाँ पर जो मेन पेज है वो याद रखिएगा कि राजराज प्रथम जो था उसने भी सिलोन पे यानी कि श्रीलंका पर कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। जनरली जो उत्तर का जो भाग था उस पर उसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन पूरी तरह से जो विजय प्राप्त किया था उसने राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो अगर ऑप्शन में दोनों उपलब्ध रहे तो आपको राजेंद्र प्रथम चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये राजराज प्रथम जो था इसने जल सेना जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम जो था इसने ऐसा किया था। नेक्स्ट, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो दो संस्था जो है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। पहला का नाम है नाना देशी और दूसरा है मणिग्राम। ठीक है। ये दोनों जो संस्था थी ये विदेशी व्यापार से संबंधित थी। और भी कुछ टर्म है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। नगरम जो टर्म है ये पूछा जाता है कि क्या है? तो व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था नगरम, और श्रेणी किसको कहा जाता था? एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति ये होती थी, श्रेणी। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था सबसे महान था चालुक्य वंश का। ठीक है। और इसका शासन जो था 610 ईस्वी से 642 ईस्वी था। और एहोल अभिलेख जो है इसकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो वातापी थी। और इनके बारे में और भी देख लीजिए कि बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी है। ठीक है। आधुनिक नाम कौन सा है? बदामी। और बदामी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस में हुआ है? तो एहोल का जो उत्कीर्ण जो लेख है उसमें हुआ है। एहोल अभिलेख याद रखिएगा इनके बारे में। एहोल प्रशस्ति बदामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का सशक्त माध्यम है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एहोल प्रशस्ति याद रखिएगा, इनकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस लेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने किया था। और इसी में कालिदास का उल्लेख हुआ है एहोल अभिलेख में। नेक्स्ट, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्का जो पियम ग्रंथ है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। और इसका रचना जो है तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि तोल्काप्पियम क्या है? तो तमिल का व्याकरण ग्रंथ है और तोल्काप्पियर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो इलंगो जो थे इसके शिल्पाधिकारम के लेखक थे। और यहाँ पर मैंने कुछ रचना लिख दिया है और उनका विषय क्या था यह भी लिख दिया है मैच द फॉलोइंग में। तो तिरुकुल्लर जो थे जो रचना था ये दर्शन पर आधारित था। तोल्काप्पियम ये व्याकरण से संबंधित था। शिल्पाधिकारम ये प्रेम कथा से संबंधित था। और मणिमेलकलई ये वणिक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों की सूचना किस पुरातस्थल से की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये अरिकामेडु से प्राप्त होती है। और अरिकामेडु कहाँ था? ये पूर्वी तट पे पुदुचेरी के पास में था अरिकामेडु। ठीक है। नेक्स्ट, संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। तो संगम साहित्य में 3 वंश का
साम्राज्य का उल्लेख हुआ है, जिसमें पहला है चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्य। तो ये संगम साहित्य की जब भी बात आएगी तो ये तीन का नाम आप याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य। और क्षेत्र मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। कुरल जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो तमिल में लिखा गया है और इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, लघु वेद कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको मुपाल भी कहा जाता था, किसको, कुरल को मुपाल भी कहा जाता था। और इसकी रचना किसने किया था, तिरुवल्लुवर ने किया था। तिरुवल्लुवर ने किया था इसकी रचना, किसका, कुरल का। नेक्स्ट, तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन थे, तो ये कंबन थे। इनका नाम क्या था, कंबन। और कब किए थे ये, 12वीं शती ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रकूट का जो नेतृत्व था इस युद्ध में, उसने कृष्णा तृतीय ने किया था। और कृष्णा तृतीय ने इस युद्ध में चोलों को पराजित किया था। और चोलों को पराजित करने के बाद में तंजौर कोंड का उपाधि धारण किया था। तंजौर कोंड का उपाधि धारण किया था हराने के बाद में, किसने, कृष्णा तृतीय ने। नेक्स्ट, उरैयूर संगम युग में विख्यात था। तो ये उरैयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसी के लिए फेमस था। पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है, तो वेंगी नदी को पांड्यराज की जीवन रेखा मानी जाती थी। संगम कालीन साहित्य में कौन, टर्म याद रखिए, कौन, को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे ये सब, तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। और संगम का आयोजन होता था, संगम का देखिए जो संगम काल था तो उसमें जो कवियों की गोष्ठी होती थी, जिसमें तमिल साहित्य की रचना होती थी, उसी को संगम बोला जाता था। ठीक है, तो ये तीन जनरली आयोजित हुए थे और तीनों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि कब उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और वो कहाँ पे हुए थे। ठीक है, तो ये प्रथम जो था वो मदुरई में हुआ था और अगस्त मुनि जो है इनकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इस प्रथम संगम साहित्य जो हुआ था, गोष्ठी जो हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो कपाटपुरम में। ये अलैवारी इसका जो दूसरा नाम है, कपाटपुरम या अलैवारी, ये याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। और तृतीय जो हुआ था वह भी मदुरई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो किया था नकीरर ने, नकीरर ने किया था। तो देखिए यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि जो प्रथम और तृतीय था ये मदुरई में हुआ था। ठीक है, और प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त मुनि ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रथम वाला। और ये तीनों जो हुआ था, तीनों जो संगम साहित्य हुआ था, संगम का गोष्ठी जो हुआ था, ये पांड्य के संरक्षण में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, तमिल साहित्य का जनक किनको माना जाता है, तो अगस्त मुनि को माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रथम जो साहित्य हुआ था इनका संगम का, वो किनकी अध्यक्षता में हुआ था, तो अगस्त मुनि के ही। नेक्स्ट, पल्लव। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये साम्राज्य और उनकी राजधानी जो है कहाँ पे थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैसे पल्लव की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम में थी। पांड्य की राजधानी कहाँ थी, मदुरई में थी। चेर की राजधानी कहाँ थी, वांची में थी। ठीक है, इसके बाद है चोल का, तो चोल का तंजौर में था। होयसल का कहाँ पर था, द्वार समुद्र में। ठीक है, द्वार समुद्र जगह का नाम है। कंदम का कहाँ था, वनवासी में था। और लास्ट में है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये मदुरई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में हमने कोशिश किया है कि जो भी दक्षिण भारत से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे और जनरली जो संगम साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे उनका डिस्कशन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो जो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।